जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी यानी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा जीव विज्ञान 2024 का सेट पेपर एक एक पेपर कोड दिया हमारे पास 348 जीजी का पार्ट नंबर 1 हल करेंगे और आपको 70 में से 70 नंबर लाना है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमने 2024 से लगाकर 2025 तक सारे सेट पेपर करा दिए हैं और 2024 का सेट नंबर 1 कराने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे 5वें का वाला घा वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ये दोबारा कराना पड़ रहा है। आप लोग इसको अवश्य देखिए, जिससे आपके भी अच्छे नंबर आ सकें और आप 70 में से 70 नंबर ला सकें। आज के इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, एक बार देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले प्रश्न नंबर पहले का वाला यानी टेपिटुम परत का कार्य क्या होता है, इसको करने वाले हैं पहले का। फिर खा वाला यानी निम्न में से कौन एक अपर्दाहारी है, इसको करने वाले हैं। और पहले का गा वाला डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है, इसको करने वाले हैं। और घा वाला कौन सा एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान पर काटता है, इसको करने वाले हैं। और दूसरे का वाला शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए, इसको करने वाले हैं। और दूसरे का खा वाला एमटीपी और ZIFT का पूरा नाम लिखिए, ये बार बार पूछा जाता है कि पूरे नाम इनके लिखिए। और दूसरे का गा वाला दिया है अनुवांशिक की इकाई क्या है या अनुवांशिकता की इकाई क्या है, इसको बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे का अड़ा वाला कि अनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट या कोडांतरिक होते हैं। और अड़ा वाला दिया है मानव मल क्या है। ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तीसरे का वाला दिया अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। तीसरे का खा वाला दिया है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। और गा वाला दिया है मानव में प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उसके नाम लिखिए। और घा वाला तीसरे का दिया है कि प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। तीसरे कड़ा वाला दिया है वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। और चौथे का वाला दिया है कि शारीरिक रोध कोशिकीय रोध संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और चौथे का घा वाला दिया है विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको जरूर देखिए। और चौथे का गा वाला दिया है कैंसर क्या है, इसके बचाव एवं उपचार का उल्लेख कीजिए। और चौथे का घा वाला दिया है एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। और पांचवें का वाला दिया है कि समजातता पर टिप्पणी लिखिए। और खा वाला दिया है हर्डी बीनबर्ग सिद्धांत लिखिए। और गा वाला दिया है लघु बीजाणुधानी यानी परागकोश तथा गुरु बीजाणुधानी बीजांडकाय के बीच की कोई 3 अंतर बताइए। और घा वाला दिया है समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इतने सारे प्रश्न करने वाले हैं, इसमें से आपके 2026 में 2-3-4 प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आप जरूर इनको देखिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो। बिना देरी किए हुए अब इनको एक एक करके हल करते हैं। हमारे पास प्रश्न नंबर पहले का वाला दिया है कि टेपिटुम परत का अर्थ होता है। तो ऑप्शन में दिया है परागकण का पोषण, परागकणों का निर्माण। और तीसरा ऑप्शन दिया अंतः स्तर यानी एंडोथीलियम का निर्माण और परागकणों को नष्ट करना। तो टेपिटुम परत का अर्थ होता है कि परागकणों को पोषण प्रदान करना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही है, परागकणों को पोषण प्रदान करना। दूसरे का खा वाला दिया है प्रश्न पहले का खा वाला दिया है कि निम्न में से कौन एक अपर्दाहारी है। तो ऑप्शन में दिया है केंचुआ, पक्षी, मेढक, हाथी। तो अपर्दाहारी वे होते हैं जो मिट्टी को ऊपर लाते हैं और किसानों की मदद करते हैं। तो अपर्दाहारी जो जीव है वह है केंचुआ, यानी ऑप्शन ए सही है, केंचुआ। पहले का गा वाला प्रश्न दिया हमारे पास डेंगू यानी हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। तो ऑप्शन में दिया एनाफिलिस, क्यूलेक्स, एंडीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो वाहक होता है वह एंडीज एजिपटाई होता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और पहले का घा वाला दिया प्रश्न है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। तो ऑप्शन में दिया पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज और लाइगेज। तो इसमें से जो डीएनए को खंडों में काटता है, विशिष्ट खंडों में काटता है, वह है
एंडोन्यूक्लियस, इसका पूरा नाम है एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, ध्यान रखना कि आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है। दूसरे का वाला प्रश्न दिया है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो होती हैं सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी होती हैं? सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। और प्रश्न नंबर दूसरे का ख वाला दिया है कि एमटीपी और जेडआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। तो एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और जेडआईएफटी का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफर। यानी जाइगोट मतलब होता है युग्मक, युग्मनज, इंट्रा मतलब अंतः, फिलिपियन मतलब अंडवाहिनी या फिलिपियन ट्यूब, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण। यानी ये हो जाएगा तुम्हारा हिंदी में कि युग्मनज, अंतरा, अंतः, फिलिपियन स्थानांतरण। और इसका हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय संगर्भता, प्रसव। ये इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, इनके पूरे नाम लिखना होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हिंदी में ना याद रखिए, इंग्लिश में याद रखिए, बढ़िया रहता है कि एम से हो जाएगा मेडिकल, टी से हो जाएगा टर्मिनेशन ऑफ, और पी से हो जाएगा प्रेगनेंसी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और जेडआईएफटी का पूरा नाम हो जाएगा जाइगोट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफर। और दूसरे का गा वाला प्रश्न दिया है कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है। तो आनुवांशिकता की इकाई जीन होती है, ध्यान रखना, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन होती है। और प्रश्न नंबर दूसरे का घ वाला दिया है कि आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट या कोडान त्रिक होते हैं। तो आनुवांशिक कूट में जो कोडानों की संख्या होती है या कूट की संख्या होती है वह 64 होती है, 64 होती है, 64 या कूट या कोडान पाए जाते हैं। दूसरे का अड़ा वाला प्रश्न दिया है कि वाहित मल क्या है। तो व्यर्थ जल जिसमें मानव मल मूत्र, कूड़ा करकट, जीवाणु, गोबर, सड़ी गली पत्तियां सम्मिलित होती हैं, वाहित मल कहलाता है। तीसरे का वाला प्रश्न दिया है कि अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो अफीम पेपेवर सोमनीफेरम नामक पौधे के दूध यानी लेटेक्स को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। इसका सेवन करने से मादकता यानी नशीलापन आता है और तेज नींद आती है। तीसरे का खा वाला प्रश्न दिया हमारे पास कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह 47 होती है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति में या मनुष्य में कितनी होती है? 46 होती है। तो इसमें एक गुणसूत्र क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी 44 प्लस XXY गुणसूत्र हो जाते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र रह जाते हैं, यानी एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। 44 प्लस X यानी गुणसूत्र होते हैं, यानी एक गुणसूत्र की टर्नर सिंड्रोम में क्या होती है? कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का गा वाला दिया है कि मानव में प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो मानव में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है या इम्यूनिटी होती है उसको देखते हैं। तो मानव में प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक होती है सहज प्रतिरक्षा, एक होती उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा जो हमें बचपन से यानी भूणी अवस्था से यानी हमें बचपन से ही या जन्म से पूर्व ही मिलती है, और उपार्जित जो प्रतिरक्षा तंत्र है या उपार्जित जो प्रतिरक्षा है वो बाद में मिलती है, जैसे टीका हो गया, वैक्सीन के द्वारा या एंटीबायोटिक दवाइयों के द्वारा मिलती है। अगला प्रश्न है तीसरे का घा वाला कि प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स वे दवाइयाँ या रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, जिससे जीवाणु जनित संक्रमण यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को इलाज किया जाता है। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनाए जाते हैं। जैसे सूक्ष्म जीवों के नाम हमने लिखे हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, म्यूकर रेमिनियस। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है तीसरे का अड़ा वाला, इसको देखते हैं क्या दिया है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं, यानी कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो इसको देखते हैं। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे
पॉइंट करके लिखेंगे। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लुप्त प्राय प्रजातियों के शिकार पर रोक लगाई गई है। कभी कभी एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लेता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ध्यान रखना 1972 में क्या हुआ, लागू हुआ। कि वन्य जीव संरक्षण नियम कब लागू हुआ, 1972 में। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित पशुओं का व्यापार भी प्रतिबंधित हुआ है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वनों की कटाई पर रोक लगाई, ईंधन के लिए लकड़ियों की कटाई पर रोक लगाने जैसे उपाय किए जा सकते हैं। चौथे का वाला प्रश्न हमारे पास दिया है कि शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें लिखेंगे शारीरिक रोध, यानी ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे शारीरिक रोध। तो शारीरिक रोध क्या होता है इसको देखते हैं। तो इसे संरचनात्मक रोध भी कहते हैं। यह रोग कारक को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, जैसे त्वचा हो गया, म्यूकोसा हो गया आदि। यानी त्वचा और जो म्यूकोसा होता है वो क्या करता है कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, रोग जनकों को शरीर में प्रवेश करने से रोक देता है। अब दूसरा देखते हैं कोशिकीय रोध। तो कोशिकीय रोध क्या होता है इसको देखते हैं। तो ये श्वेत रक्त कणिकाओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसमें या इनमें न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स या तथा कोशिका भक्षण वायरस या विषाणु को नष्ट कर देती हैं। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर चौथे का खा वाला कि बी संयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो बी संयोजन नियम क्या होता है इसको देखते हैं। तो बी संयोजन या पृथक्करण का नियम मेंडल के नियमों में से एक है। यह नियम इस बात की जानकारी देता है कि जब कोई जीव युग्मक बनाता है तो हर युग्मक को एक जीन ही मिलता है। यह जीन या यादृच्छिक या बिना सोचे समझे रूप से चुना जाता है। अब देखेंगे इस नियम के अनुसार। तो पॉइंट करके लिखेंगे कि युग्मक बनने के साथ ये कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और पॉइंट दूसरे में हमने लिखा है कि इस तरह हर युग्मक में किसी लक्षण के लिए सिर्फ एक कारक होता है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे इस वजह से हर युग्मक अपने आप में शुद्ध होता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना कि विसंयोजन नियम को ही युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न दिया है चौथे का गा वाला कि कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे कैंसर होता क्या है। तो कैंसर असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है जो शरीर में कहीं भी शुरू हो सकती है और संभवतः अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकती है, कैंसर कहलाती है। अब कैंसर के उपचार क्या हैं तो इसको देखते हैं। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे कि रुधिर कैंसर उपचार, यानी रुधिर जो कैंसर होता है उसके उपचार क्या है। तो रुधिर कैंसर रोगी में कीमोथेरेपी से अस्थिमज्जा नष्ट हो जाती है, जिसे स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण द्वारा सही किया जाता है। और इसके बचाव क्या है। तो तंबाकू का सेवन बंद करना चाहिए और सूर्य से स्वयं को बचाना चाहिए और छाया में रहना चाहिए और त्वचा को ढकना चाहिए। और चौथे का घ वाला प्रश्न दिया है कि एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। तो सबसे पहले समझते हैं एक संकर। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे एक संकर। तो जब एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है, यानी मेंडल ने 7 लक्षण दिए थे और उन्होंने 7 लक्षणों को लेकर क्या किया था, मटर पर शोध कार्य किया था। तो 7 में से कोई एक लक्षण लेकर जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। 7 में से कोई एक लक्षण लेकर क्रॉस कराया जाए तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे कैपिटल टी शुद्ध होते हैं और स्मॉल टी शुद्ध बौने होते हैं। जब इसमें क्रॉस कराते हैं तो इसमें कैपिटल टी में 2 युग्मक बनते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसमें स्मॉल टी युग्मक बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और जब इनका क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। और जब कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराते हैं तब कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। और जब कैपिटल टी और स्मॉल टी का कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। और जब कैपिटल टी और स्मॉल टी का कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। यानी F1 पीढ़ी में सारे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, अशुद्ध लंबे होते हैं। यानी सभी क्या होंगे, लंबे होंगे, लेकिन कैसे होंगे, अशुद्ध लंबे होंगे। अब F1 पीढ़ी में हम क्या करते हैं कि F1 पीढ़ी में
F1 पीढ़ी से यानी स्वपरागण कराते हैं। तो स्वपरागण कराएंगे तब देखते हैं क्या होता है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल टी से कराते हैं, यानी अशुद्ध लंबे से कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब कैपिटल टी का संकरण होता है तो कैपिटल टी प्राप्त होता है, और जब कैपिटल टी और स्मॉल टी का कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है, और जब स्मॉल टी और कैपिटल टी से कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है, और जब स्मॉल टी से कराते हैं तो स्मॉल टी प्राप्त होता है। तो जो F2 पीढ़ी होती है तो उसमें जो जीनो टाइप प्राप्त होता है, यानी जीनो टाइप का अनुपात जो होता है वह 1:2:1 होता है, यानी एक शुद्ध लंबा होगा, 2 अशुद्ध लंबे होंगे और 1 शुद्ध बौना होगा। तो जो फिनोटाइप का अनुपात होगा वह 3:1 होगा, यानी 3 लंबे होंगे और 1 बौना होगा। अब इसके बाद देखते हैं द्विसंकर। तो जब दो लक्षणों को लेकर, यानी 7 में से हम जब 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। यानी 7 में से कोई 2 लक्षण लेकर क्रॉस कराया जाए तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे बीज का आकार यानी गोल झुर्रीदार, और बीज का रंग पीला और हरा। अब इसको क्रॉस को देखते हैं। तो गोल को हम कैपिटल RR से प्रदर्शित करते हैं, पीले को कैपिटल YY से प्रदर्शित करते हैं, झुर्रीदार को स्मॉल RR से प्रदर्शित करते हैं, और हरे को स्मॉल Y से प्रदर्शित करते हैं। अब इनमें युग्मक बनेगा। तो युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल R और कैपिटल Y, और इसमें युग्मक बनेगा स्मॉल r और स्मॉल y। और यहाँ पर हमारे पास जो युग्मक F1 पीढ़ी में प्राप्त होंगे तो वो कैपिटल R और स्मॉल r, यानी कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y, यानी F1 पीढ़ी में गोल पीला प्राप्त होगा। जब हम F1 पीढ़ी का यानी स्वपरागण कराते हैं तो हमारे पास इस तरीके से युग्मक बनते हैं, यानी कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y का जब हम क्रॉस कराएंगे तो इसमें युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल R और कैपिटल Y, कैपिटल R और स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल r, स्मॉल y। अब इसी प्रकार ऐसे भी युग्मक प्राप्त होंगे और इनके बीच हम क्या करते हैं, संकरण कराते हैं। तो आप लोग इसको संकरण को देख लेना। 5वें का वाला प्रश्न दिया है, समजातता पर टिप्पणी लिखिए। तो समजातता क्या होती है इसको देखते हैं। तो जीवों में ऐसे अंगों का पाया जाना जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं परंतु अलग अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित होने के कारण असामान्य दिखाई देते हैं, समजातता कहलाती है। जैसे पक्षियों में अग्रपाद पंखों के रूप में, घोड़े आदि के दौड़ने तथा मनुष्य कार्य करने के लिए अनुकूलित होते हैं, जिनकी उत्पत्ति या रचना में समान होती है लेकिन कार्यों में भिन्न होती है। समजातता की परिकल्पना वुफ्रो ने प्रस्तुत की थी, यानी समजातता की जो परिकल्पना दी थी वो किसने दी थी, वुफ्रो ने दी थी। वुफ्रो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। और इसके बाद 5वें का खा वाला प्रश्न देखेंगे। तो हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो हार्डी बेनबर्ग का सिद्धांत क्या है, तो इसको देखते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे इस नियम के अनुसार, और इसमें लिखेंगे कि एक जीव संख्या में एलील आवृत्तियां और उनके लोकस स्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। जैसे जीन कोश सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं, इसे आनुवंशिक संतुलन भी कहते हैं। जैसे जीन पूल, तो में जीन के साथ आने वाली आवृत्तियां हमेशा साम्य अवस्था में होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लें कि लक्षण, जैसे मस्तिष्क में देखते हैं तो प्रभावी जीन ए मान लेते हैं और अप्रभावी जीन क्यू मान लेते हैं। तो ए को हम पी से प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल ए को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में क्या होगा, पी प्लस क्यू यानी बराबर 1, यानी साम्य अवस्था में होगा। और द्वितीय पीढ़ी में क्या होगा, पी प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1, यानी यहाँ पर जो 1 है वह समान 1 यानी साम्य अवस्था में रहता है, समान रहता है। और आगे लिखेंगे कि पी स्क्वायर बराबर ए यानी प्रभावी संयुग्मी होगा, क्यू स्क्वायर स्मॉल ए यानी अप्रभावी संयुग्मी होगा।
और पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए, यानी विषम युग्मजी होगा। ये थोड़ा कठिन है क्योंकि ये क्या है, गणितीय रूप है। आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। बार बार पूछा जाता है कि हार्डी-बीनबर्ग का सिद्धांत क्या है, लगातार आता है। आगे देखेंगे कि लघु बीजाणुधानी यानी पराग कोष तथा गुरु बीजाणुधानी बीजांड के बीच कोई 3 अंतर बताइए। तो हम इसके बीच अंतर लिखेंगे। तो लघु बीजाणुधानी लघु बीजाणु पुंकेसर के पराग कोष में विकसित होते हैं। जो लघु बीजाणु जो होते हैं यानी माइक्रोस्पोर होते हैं, वो कहाँ होते हैं, पराग कोष में, यानी पराग कोष में पालन यानी पॉलन सैक में विकसित होते हैं। डेवलपमेंट कहाँ होता है उनका, पॉलन सैक में होता है। लेकिन यह अब इधर देखेंगे बीजांड, तो यह अंडप के अंडाशय के जरायुज में विकसित होते हैं। और दूसरा अंतर देखेंगे तो यह बाह्य त्वचा मध्य स्तर तथा टेपिट्यूम से घिरी होती है। इसका जो जो परागकण होते हैं यानी लघु बीजाणु धानी जो होती है उसमें परागकण होते हैं। जब परागकण का स्फुटन होता है उसके बाद परागकण की तरुण परागकोश की काट देखते हैं तो उसमें जो बाह्य त्वचा से बना होता है, यानी परागकण बाह्य त्वचा से बना होता है, मध्य त्वचा से बना होता है और मध्य में टेपिट्यूम होती है जो परागकणों को पोषण प्रदान करती है। फिर इसके बाद देखेंगे तो यह बाह्य त्वचा तथा अंतः अध्यावरण से घिरी होती है। यानी जो बीजांड होता है तो यह क्या होगा, यह बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी होती है, ये अध्यावरण से घिरे होते हैं। अगला प्रश्न दिया हमारे पास, अगला जो अंतर है वो देखेंगे कि अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु बनते हैं। और तीसरा अंतर देखेंगे कि एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। पांचवें का घ वाला प्रश्न देखेंगे कि समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो पहले लिखेंगे इसमें हेडिंग जन्म दर। तो इकाई समय में किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में जन्म का अनुपात जन्म दर कहलाता है। और इसके बाद हेडिंग डालेंगे दूसरी मृत्यु दर। तो इकाई समय में किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में मृत्यु का अनुपात मृत्यु दर कहलाता है। और इसके बाद देखेंगे आयु वितरण। तो दी गई समष्टि में उपस्थित विभिन्न आयु वर्ग के जीवों का प्रतिशत आयु वितरण कहलाता है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे क्या हो उनको भी सहायता मिले, हेल्प मिल सके, जिससे उनके भी अच्छे नंबर आ सकें। और हमने 2025 के सारे सेट पेपर करवा दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ से सारे सेट पेपर देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।